नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 36 हल करेंगे, जिसमें पूरे आपको 30 ही प्रश्न हिंदी शिक्षण के देखने को मिलेंगे रीट शिक्षक भर्ती के लिए। पूर्णतः पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं, तो पूरे ही 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा। आज का ये प्रथम वीडियो है और आज स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ शिक्षण वीडियो का। पूरे 100 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, गंगा पतित पावन नदी है, इस वाक्य में अशुद्धि है। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी और मुहावरे संबंधी। देखो, मुहावरा तो ये है नहीं, तो मुहावरा संबंधी अशुद्धि तो नहीं होगी। चौथा विकल्प यहाँ पर हट जाएगा। 3 विकल्प आपके सामने बचे हैं साथियों। इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो पतित पावन नहीं पतित पावनी नदी है, ऐसा होना चाहिए वाक्य। इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, इस वाक्य में कर्म का विस्तारक है। बहुत, मेरा भाई, पुस्तकें और धार्मिक। तो साथियों, पहली चीज कर्म के बारे में पूछा गया है, तो भाई यहाँ पर मेरा भाई शब्द जो है ये तो किसका विस्तारक है साथियों? उद्देश्य या कर्ता का। यह आंसर नहीं रहेगा। एक शब्द है बहुत, तो ये पढ़ता, तो पढ़ता क्रिया है, तो एक क्रिया का विस्तारक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। पुस्तकें यहाँ पर कर्म है साथियों, और इसका विस्तारक क्या है कर्म का? धार्मिक। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 2 में, यही आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, धार्मिक शब्द यहाँ पर क्या है? एक कर्म का विस्तारक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो कहलाता है? सरल वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं उसको संयुक्त वाक्य के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए, जो संयुक्त वाक्य होता है इसमें 2 या 2 से अधिक या तो प्रधान उपवाक्य रहेंगे या 2 या 2 से अधिक सरल या साधारण उपवाक्य होते हैं। ठीक है, इसलिए चौथा विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द देखना है सारे ही। कवियत्री, रचयिता, लघुत्तर, उज्ज्वल, अभ्यर्थी, दुरवस्था, द्वारिका, अनधिकार, शमशान, स्वास्थ्य, गत्यवरोध और महात्म्य। तो बताओ भाई, कौन से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो देखो, अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। थोड़ा टाइम दे देता हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़ा सोचने के लायक है। टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, मैक्सिमम 25 मिनट से पहले ये टेस्ट हो जाएगा साथियों आपके। तो देखिएगा, चौथे विकल्प की बात करें तो स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। या तो शब्द स्वस्थ होगा या स्वास्थ्य होगा, ये गलत है। ठीक है, गत्यावरोध शुद्ध शब्द है, महात्म्य अशुद्ध शब्द है। तो इसमें एक शब्द ये राइट हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सारे ही शब्द आपको किसे देखने हैं? अशुद्ध देखने हैं। दूसरा है द्वारिका, तो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। अनधिकार साथियों, अनधिकार एक शुद्ध शब्द है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा विकल्प है उज्ज्वल, उज्ज्वल यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। अभ्यर्थी अशुद्ध शब्द है, लेकिन दुरावस्था शुद्ध शब्द है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो विकल्प एक ही बचा है, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। रचयिता गलत है। लघुत्तर में बड़ी ऊ की मात्रा आती है साथियों। तो तीनों ही विकल्प क्या है? अशुद्ध है। इसलिए प्रथम विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। इनमें से असंगत विकल्प है वह जो अपने आप पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरणिक, वह जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ, वह जो ईश्वर में विश्वास करे, आस्तिक। तो साथियों, ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक ही कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है।
लेकिन जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उसे व्याकरणिक नहीं व्याकरण कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, लिख देता हूँ, व्याकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा विकल्प क्या है, असंगत है यहाँ। बाकी जो स्वयं अपने आप पर निर्भर होता है उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। तो ओनली सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। सात्विक का खात्विक, योगी का जोगी, नैसर्गिक का प्राकृतिक, कर्पण का उदार। तो साथियों ये जो 4 विकल्प है, देखो संगत विकल्प की बात की जा रही है तो सात्विक का तामसिक होता है, खात्विक नहीं होता है। योगी का साथियों जोगी नहीं भोगी होता है। क्या होता है, भोगी। ये भी गलत हो गया। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, प्राकृतिक नहीं होता है। तो ये तीनों ही क्या है, असंगत है। संगत कौन सा है फिर, कर्पण का उदार। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां क्वेश्चन, पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक और सभी। तो देखो सभी तो आपका आंसर होगा नहीं क्योंकि अलग अलग शब्द है। तो पुराण में जब हम एक प्रत्यय लगा देते हैं तो पुराणिक नहीं बनता है, शब्द क्या बनता है, पौराणिक। इक में मतलब यहाँ पर छोटी ई की मात्रा रहेगी ण में। ठीक है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग रही है इसलिए ये गलत हो जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। इसमें देखो इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, उस विकल्प का चयन करो जिसमें इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हंसिनी, सरोजिनी, हथिनी और भिकारिनी। देखो किसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो हंस प्लस इनी हंसिनी बनता है, सरोज प्लस इनी सरोजिनी बनता है, हाथी प्लस इनी हथिनी बनता है। लेकिन साथियों भिकारिनी शब्द शुद्ध नहीं होता है बल्कि शुद्ध शब्द होता है भिकारिनी। तो ये वाला जो विकल्प है ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, परीक्षा शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परी, प, परी और पर। देखो परीक्षा शब्द की बात करें तो परीक्षा शब्द का विच्छेद होगा परी प्लस इच्छा बराबर शब्द क्या बनेगा, परीक्षा बनता है साथियों। इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा वाला, थर्ड विकल्प वाला। तो तीसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, नील लोहित शब्द में कौन सा समास है। नील लोहित, क्रमधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही है। नील लोहित में समास आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 में। साथियों नील लोहित का जो समास विग्रह होगा वो होगा नीला है जो नीला है और लाल है, सॉरी नीला है जो नीला है और लाल है। नीला और लाल, लोहित का मतलब लाल से लिया जाता है। तो नील लोहित में साथियों फिर कौन सा समास हुआ, आपके द्वंद्व समास हुआ। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। कहीं अगर आपको लगता है कि क्रमधारय है तो क्रमधारय आपका आंसर इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, चौथा विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए वाक्य में क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। देखो बात करें कि भाई बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बना दिए चित्र तो फिर वो वर्तमान का तो उदाहरण रहेगा नहीं क्योंकि चित्र बनाए गए। अब क्रिया अगर भूतकाल में अपूर्ण होती है तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है, ये भी आपका आंसर नहीं है। क्रिया अभी पूर्ण हुई है तो फिर वो आसन्न होता है, ये भी आपका आंसर नहीं है साथियों। तो कौन सा बचा, सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होगा। भवदीय, अनुज, पाठक और तारा। देखो भवदीय शब्द का लिंग परिवर्तन करें तो भवदीय पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग होता है भवदिया। ठीक है, हो गया इसका। अनुज, अनुज शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है अनुजा, इसका भी हो गया। पाठक शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है पाठिका, इसका भी हो गया लिंग परिवर्तन। लेकिन तारा शब्द, तो साथियों तारा का तारे हो सकता है, वचन परिवर्तन हो जाएगा लेकिन लिंग परिवर्तन नहीं होगा। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द एक वचन में है। हवा, हस्ताक्षर, प्राण और आंसू। तो देखो, एक वचन बहुवचन की बात करें तो आंसू शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, प्राण शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन में होता है। लेकिन जो हवा शब्द है ये सदैव किस में रहती है? एक वचन में। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपके? प्रथम विकल्प प्रश्न 13 में सही है। हवा शब्द सदैव किस में रहती है? एक वचन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो प्रश्न 14, कौन सा समास नहीं है? विचारधारा, आत्मपरितोष, एकनिष्ठता और कमाना। देखो, ये चार विकल्प जो है इसमें उस विकल्प का चयन करो जिसमें आपको लग रहा है कि ये समास नहीं है। तो तीन तो समास है, एक तो विचारधारा समास है, एक निष्ठता समास है, आत्मपरितोष समास है, लेकिन कमाना क्या है? कमाना एक क्रिया का उदाहरण है साथियों। किसका है? क्रिया का। तो इसमें कोई समास नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद होगा। पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म और पुनर् प्लस जन्म। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर ये विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। हवा चली, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह है। पानी बरसा और ओले गिरे, यहाँ फिर पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। हाय, ये अल्प विराम चिन्ह है। अब मैं क्या करूं? और मोहन इधर आओ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मोहन इधर आओ, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। हाय, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह आना चाहिए, ये गलत हो गया। हवा चली, अल्प विराम चिन्ह, पानी बरसा और ओले गिरे, पूर्ण विराम चिन्ह, ये बिल्कुल शुद्ध है साथियों। 16 क्वेश्चन में दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा। उसने कहा, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए पहला विकल्प भी इसमें गलत हो जाता है। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता, वाचन में गति, द्रुत वाचन और वाचन में प्रभावशीलता। तो जो द्रुत पाठ शिक्षण होता है, द्रुत मतलब तीव्र गति से, तो साथियों द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य होता है वाचन में गति लाना, ताकि तीव्र गति से हम किसी भी चीज़ को पढ़ सके। जैसे मौन वाचन में करते हैं तो इसमें द्रुत पाठ किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षा पत्र विधि आदि किस शिक्षण के अंतर्गत आते हैं? वाचन शिक्षण, कविता शिक्षण, लेखन शिक्षण, रचना शिक्षण। तो ध्वनि साम्य की विधि में रचना शिक्षण नहीं किया जाता है, लेखन शिक्षण भी नहीं, कविता शिक्षण भी नहीं, बल्कि वाचन शिक्षण किया जाता है। अक्षर बोध विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, भाषा शिक्षा पत्र विधि है, तीनों ही वाचन शिक्षण विधियों के उदाहरण हैं। प्रथम विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आधारित नहीं है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो ये सिद्धांत से उदाहरण की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, लेकिन पूर्ण से अंश की ओर नहीं बढ़ती है, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ती है। तीसरा जो विकल्प है ये इसमें सूत्र प्रणाली के बारे में सही नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने एवं भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें और भाषा का लिखित आकलन। बताओ 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है साथियों, क्योंकि भाषा सीखने और अर्जित करने में जो अंतर का मुख्य आधार है वो होता है भाषा का उपलब्ध परिवेश, कि आपके आसपास के वातावरण में जिस तरह का भाषा संबंधी परिवेश रहेगा उसी प्रकार से आप भाषा सीखोगे या फिर अर्जित करोगे। प्रथम विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। रिक्त स्थान है आगे। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, लेखन है, सुनना है और अक्षर ज्ञान है। तो चारों ही विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य इनमें से किसको माना जाता है? तो देखो, सुनने को, अक्षर ज्ञान को, इनको तो हम हटा देते हैं।
दो विकल्प हमारे पास बच रहे हैं, संप्रेषण या लेखन। कौन सा विकल्प सही रहेगा इनमें से? तो राइट आंसर है यहाँ पर संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। प्रथम विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना और खुद के विचारों को अभिव्यक्त करना। प्रथम विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से रिक्त स्थान में कठिनाई आती है। पढ़ने में कठिनाई आती है, लिखने में कठिनाई आती है, सुनने में कठिनाई आती है और बोलने में कठिनाई आती है। तो एक होता है डिस्ग्राफिया, एक होता है डिसकैल्कुलिया, एक होता है डिसलेक्सिया और एक होता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया की बात की जाती है तो ये लेखन संबंधी विकार है। सेकंड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। अम्ब, उदक, सलील, विशिक, ईशु, आशगु, अवनी, श्रोणी, मोदिनी, नलिन, ताम्रस, शतदल। तो साथियों कमल के पर्यायवाची वाला विकल्प जो है उस विकल्प का चुनाव करो। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? चौथा। नलीन, ताम्रस और शतदल तीनों ही किसके पर्यायवाची है? कमल के पर्यायवाची है। तो चौथा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना और कली खिलना। तो कहा जाता है कई बार बाहें खिलना। साथियों ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है बहुत खुश होना। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां क्वेश्चन। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति और सत्कर्म। तो साथियों देखो सद्गति, सत्कर्म, सद्गुण ये तीनों ही एक जैसे शब्द है, लेकिन सत्यवादी ये इनसे अलग है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो 26वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? पहला है सह और इता, दूसरा है स और ता, तीसरा है सह और ता और चौथा है 2 बार चौथा विकल्प एक जैसा आ गया स और ता। तो साथियों देखो सहभागिता की बात करें तो इसमें सह उपसर्ग लगा हुआ है, तो दूसरा और चौथा विकल्प तो आपके गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में भाग शब्द इसमें मूल शब्द है और वापस इता प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो सह उपसर्ग है और इता क्या है? प्रत्यय है। मतलब प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। 27वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इकाई योजना का पद नहीं है, ठीक है। इकाई योजना का जो पद नहीं है उसका चयन आपको इस विकल्प में जो विकल्प है उस विकल्प का चुनाव करना है साथियों प्रश्न नंबर 27 में। तो देखो उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना और संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। इकाई योजना में संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटा जाता है। शिक्षक और जो शिक्षार्थी क्रियाएं कि भाई कौन सी क्रियाएं तो शिक्षक के द्वारा की जाएगी और कौन सी क्रियाएं शिक्षार्थी के द्वारा की जाएगी, ये भी फिक्स किया जाता है। उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक विकल्प है प्रस्तावना प्रश्न लिखना, ये इकाई योजना का पद नहीं होता है। दूसरा विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां क्वेश्चन अशुद्ध उच्चारण का कारण है प्रयत्न, लाघव, अक्षर ज्ञान, वागेंद्रियों में विकार और सामाजिक विकार। तो जो अशुद्ध उच्चारण किया जाता है किसी भी शब्द का तो अक्षर ज्ञान, प्रयत्न, लाघव, सामाजिक विकार, इन तीनों से भी ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वागेंद्रियों में विकार। सॉरी यहाँ पर एक मेरा खुद का अशुद्ध उच्चारण हुआ, किस लिए हुआ? वागेंद्रियों में क्या आ गया था? विकार आ गया था। वागेंद्रियों का मतलब होता है वह इंद्रियां जिनसे हम, वाक प्लस इंद्रियां होता है वागेंद्रियां, तो जिनसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वो होती है वागेंद्रियां। आपके जो सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 28 में यही सही आंसर रहेगा। तो चलिए सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 29। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, क्या पूछ रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है?
अभ्यास पत्रक की, प्रश्न पत्र की, संचार माध्यम की और पाठ्य पुस्तक की। तो देखो, हिंदी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसको नहीं मानेंगे? अभ्यास पत्रक को महत्वपूर्ण भूमिका मानेंगे, संचार माध्यम को महत्वपूर्ण भूमिका मानेंगे, पाठ्य पुस्तक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन जो प्रश्न पत्र है ये भाई सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है, बल्कि प्रश्न पत्र तो मूल्यांकन करने का कार्य करता है। इसलिए फिर आपका जो सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 29 में, यही आपका आंसर रहेगा। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन कमेंट करके जाइए कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। जिस भी प्रश्न में डाउट हो उसके लिए आप कमेंट जरूर करके जाइए कि भाई हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आपका डाउट बिल्कुल दूर किया जाएगा अगर आपका डाउट सही है तो देख लेते हैं 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 1 है आज का ये। इसके बाद में शिक्षण विधियों का टेस्ट आ रहा है पूरे 100 प्रश्नों का, उसको जरूर अटेंड करिएगा। भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण और व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो सहायक की बात की जा रही है। देखो, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, साहित्य शिक्षण, शुद्ध भाषा पर बल, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही आती है, सहायक चीज़ों में नहीं आती है। ये सहायक में क्या आएगा? निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य करना। निदानात्मक कार्य का मतलब होता है छात्र की कमजोरी ज्ञात करना, और उपचारात्मक कार्य का मतलब होता है उस कमजोरी को दूर करना, ये उपचारात्मक कार्य होता है। तो ये जो प्रथम विकल्प है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, ये भाषा शिक्षण में सहायक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। सॉरी, एक और प्रश्न है, 31 क्वेश्चन है इसमें। भाषा में पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह है, परियोजना कार्य का संगठित संग्रह है, प्रश्न के अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह है, और प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह है। तो 31 क्वेश्चन लेकर आया था। ध्यान थोड़ा ये रहा नहीं कि वे 30 है या 31 है, क्योंकि नॉर्मली 30 प्रश्न होते हैं तो थोड़ा ध्यान हट गया था साथियों। और देखो, पोर्टफोलियो जो फाइलें होती है कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए बनाई जाती है, और इसमें क्या पोर्टफोलियो क्या हो सकता है? प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह नहीं होता, ये गलत है। परियोजना कार्य का संगठित संग्रह हो सकता है, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह हो सकता है, प्रश्नों का संगठित और क्रमबद्ध, तो दोनों चीजें आ गई इसमें, संगठित संग्रह भी और क्रमबद्ध संग्रह भी। इसलिए फिर चौथे विकल्प को हम यहाँ पर चुनेंगे, और यही आपका प्रश्न नंबर 31 में सही है साथियों। तो 31 ही थे, अब 32वां तो नहीं है, ये देखिए खाली ही है। तो 31 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद में आपके कितने बजे, लगभग 8:30 के आसपास या 8 या 8:30 के आसपास शिक्षण विधियों का टेस्ट आ रहा है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।